वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में मैं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन का जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सब्जेक्ट है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को सरल भाषा में आज हम जानने वाले हैं। ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे है, हर कुछ कवर करने के लिए हमने ये सेशन रखा है जिसको एकदम सरल लैंग्वेज में हम समझ पाए। आप मुझे रेस्पॉन्स इसी तरीके से चैट में देते रहें ताकि हमारा संपर्क आपसे बना रहे। शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से, और वो टॉपिक व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसी से बात शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत बेकार चीज है, बहुत बुरा चीज है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल से सब लोग परेशान हैं, इतनी बात तो है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज द कोलेस्ट्रॉल? इसको यदि हम समझने की बात करें और उसके बारे में पहले समझें, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का एक चिपचिपा सा वैक्सी फैट का लेयर है जो हमारे बॉडी में और ब्लड में पाया जाता है। जब इसका लेवल हमारे खून में थोड़ा बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है देन द नॉर्मल लिमिट, देन ये अपने प्रॉब्लम शुरू कर देता है। और प्रॉब्लम क्या है? तो हमारी धमनियों में, हमारे ब्लड वेसल्स में ये जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ये जो है जमना शुरू हो जाता है, ये जो उसके ब्लॉकेज शुरू कर देता है। और जब आर्टरीज में ब्लड पंप हो रहा होता है तो उसको वो क्लियर रोड नहीं मिलता, बाधा आती है और फिर ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। और फिर ये बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कारण बनता है क्योंकि ब्लड सप्लाई धमनियों में ही ब्लॉक होने लग जाती है। बट क्या आपको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बेस्ड ऑन व्हाट लिपोप्रोटीन दैट कोलेस्ट्रॉल इज कैरिंग। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक लिपोप्रोटीन को कैरी कर रहा है। पिछले सेशन में जब हमने ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात किया था तो हमने इस लिपोप्रोटीन को डिटेल में समझा था। और ये जो लिपोप्रोटीन को कैरी करने का जो अलग अलग टाप चीज है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोटा मोटी यदि बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं। एक टाइप तो वो है जिसको कि हम एलडीएल कहेंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा जो टाइप है उसको हम कहेंगे एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल का मतलब हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो है आर्टरीज को ब्लॉक करता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका काम होता है क्योंकि ये मदद करता है एलडीएल को आर्टरी से फ्लश आउट करने के लिए, हटाने के लिए और हार्ट को सेफ रखने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके के हुए, एक गुड और एक बैड। और आपको मैंने स्लाइड में दिखाया है गुड बंदे को, बैड बंदे को। बैड बंदे के पास एक वो दानों वाला पूंछ है, वो खतरनाक दिख रहा है, और गुड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने के लिए हम इस तरीके की बात समझें कि जब आपका लिपिड प्रोफाइल आप चेक कराते हैं तब इन दोनों का रीडिंग मिलता है। गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, और उस रीडिंग को देखने से आप उसके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। कुछ लोग साउंड नहीं है बोल रहे हैं, क्या कंफर्म करेंगे कि साउंड है या नहीं है? साउंड सबको मिल रही है? हमारी आवाज आ रही है? जिनको आवाज मिल रही है वो कंफर्म करें जरा, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है तो मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपनी मोबाइल को ऑन करते हैं, कोई भी जब लाइव स्ट्रीमिंग लेते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कोई आपका यूट्यूब हो, जब आप ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको म्यूट होना होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है कि आपकी वो चीज जो है म्यूट रहती है, वो बंद रहती है। हाँ जी।
नहीं, आवाज सबको आ रही है, आई जस्ट आस्क्ड। तो जो म्यूट हो जा रही है उसको समझने की जरूरत है कि जब आप अपना वीडियो, आप अपना फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब आप अपने मोबाइल पे ऑन करेंगे तो वो म्यूट अवस्था में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो उस तरीके से बनाया गया है कि आपको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए आप पहले जाके उसको अनम्यूट करें। आप अपने ऊपर उसमें अनम्यूट का बटन को दबाएं, अपने आप हो जाएगा। इससे क्या होता है, सेशन में जब मैं बात कर रहा होता हूं तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं आवाज नहीं आ रही है, और जब आवाज नहीं आ रही है बोलते हैं तो मैं फिर आपसे पूछता हूं और फिर हमारा 1-2 मिनट इसमें चला जाता है। कभी कभी मैं समझता हूं कि सही में नहीं आ रही है। इसलिए थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सब लोग बता रहे हैं कि साउंड क्लियर आ रही है। अब हम वापस अपने फ्लो में चलते हैं। हम अभी तक दो तरह के मोटा मोटी कोलेस्ट्रॉल को समझ रहे थे। एक गुड कोलेस्ट्रॉल था, एक बैड कोलेस्ट्रॉल था। गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल को हम LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके धमनियों में जमने का काम करता है, ब्लॉकेज का काम करता है। गुड वाला जो कोलेस्ट्रॉल है HDL, वो उनको LDL को वहां से हटाने में काम करता है और आपका बेहतर करता है। सो मेनी पीपल एक्चुअली डू नॉट नो कि उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा हो सकता है कि मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है अभी स्क्रीन पे, वैसे तरीके से वो ब्लॉकेज कर देता है। पूरा का पूरा जो क्रीमी येलोइश चीज दिख रहा है वो कोलेस्ट्रॉल है। वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर सकता है। कभी आपको पता चलता होगा कि पूरा 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है। ब्लॉकेज करते रहता है। थोड़ा से शुरू होता है, ज्यादा से शुरू होता है, ब्लॉक करता रहता है, लेकिन कोई तरीके का कोई सिम्टम नहीं देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई लक्षण नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी सिम्टम, एनी लक्षण, और इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई कि भाई पता ही नहीं चलेगा और वो बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकता है। इसीलिए बात इस पे आ जाती है कि कैसे पता करें कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है क्या। हाउ टू फाइंड इफ कोलेस्ट्रॉल इज हाई। इसको पता करने का क्या मेथड किया जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है कि कोलेस्ट्रॉल को पता करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करने की जरूरत होगी। और ब्लड टेस्ट में भी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसको करने की जरूरत है। मैंने आपके स्क्रीन पे लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या कवर होता है उसको रखा है। लिपिड प्रोफाइल आपको करना होता है। सरल शब्दों में बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL और VLDL को चेक करना होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL, और भी एक दो रीडिंग्स होंगी जो इन्हीं के रेशियो होंगे। बट मोटा मोटी आपको पता करना है कि टोटल कितना है, HDL कितना है और LDL कितना है। VLDL इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसको पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट देना है। ब्लड का सैंपल दिया, उससे लिपिड प्रोफाइल पूरी आ जाएगी। इनफैक्ट लिपिड प्रोफाइल में आपका ट्राइग्लिसराइड भी आ जाएगा, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था। तो टेस्ट करना आसान है, यस और नो। लक्षण नहीं देगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट करना तो आसान है ना। यदि आप सजग हैं, आप चाहते हैं कि ये टेस्ट होना चाहिए, तो आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि हाउ मच इज टू मच। टेस्ट तो किया, रीडिंग आया। अब ये जो रीडिंग आया है, ये जितना भी आया है, कितना होगा तो बहुत ज्यादा बोला जाएगा, कितना होगा तो नॉर्मल बोला जाएगा। हाउ मच इज टू मच, इसकी बात करते हैं। हाउ मच इज टू मच को समझने के लिए यदि आप देखें तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट आपके सामने रखता हूं। ये सारी की सारी जो मेजरमेंट्स है वो MGDL में होती है। MGDL का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका ये मेजरमेंट का यूनिट है। 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 1000 ऑफ ग्राम। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। ये सब आप जानते हैं मेजरमेंट। तो मैं जरा MGDL को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यदि 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, और 1/10 लीटर के फ्लूइड वॉल्यूम को 1 डेसीलीटर कहेंगे। तो दोनों यूनिट समझ गए। अब बात हो रही है MG पर डेसीलीटर।
मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका यूनिट है। और कितना है, तो यदि टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 200 से नीचे होना चाहिए। आप यदि एलडीएल की बात करें, वो बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो उसकी रीडिंग आपके सामने हमने रखी है। और यदि एचडीएल की बात करें, अच्छे वाले की, तो 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। दिस इज द रीडिंग। और इस रीडिंग पे आप जो है, ज्यादा है कम है तय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है, हाउ मच इज टू मच का एक सिंपल सा डेटा और इस पे आप पता लगा सकते हैं। आपको सिर्फ आपका टेस्ट करना है। और ये टेस्ट कितनी समय पे करना है, तो यदि आप 40 साल से ऊपर के हैं तो हर साल आपको करना कंपलसरी है। यदि आप 40 साल से ऊपर के हैं, 40 एंड अबव, हर साल एक बार करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल ग्रहण करते हैं, आप ओबेस हैं, आप ओवरवेट हैं, आपकी बीएमआई 25 से ज़्यादा है, तो आपको 6 महीने में, साल भर में करना जरूरी है। यदि आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री रही है, माता पिता को, दादा दादी को, किसी को यदि कोलेस्ट्रॉल वाली हिस्ट्री रही है, किसी के घर में यदि हार्ट डिजीज का इशू रहा है, हेरिडिटी में रहा है, तो उसको जरूर चेक करना चाहिए। उसके लिए 40 साल का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 20 साल से ज्यादा जरूर चेक करना चाहिए, बिकॉज सिम्टम नहीं है। हमने क्या डिस्कस किया, सिम्टम नहीं है, किसी तरीके का कोई लक्षण आपको नहीं देने वाला। इसलिए आपको पता करना जरूरी है कि आपका कितना ब्लॉकेज चल रहा है, अंदर क्या कहानी चल रही है, एंड उस तरीके से ये चीजों को समझना पड़ेगा। अब इसके कारणों के बारे में समझा जाए कि ठीक है, ये तो बढ़ गया और इतना रीडिंग का मतलब बहुत ज्यादा, इतना रीडिंग का मतलब परफेक्ट, लेकिन ये होता किधर से है, आता किधर से, कारण क्या है इसका? ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए, उसका कारण क्या है? उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे सारे कारण आपको दिखाने की कोशिश की है तस्वीर के माध्यम से। कुछ कारणों को डिटेल में समझते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर सकें और अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा सकें। क्या तैयार हैं आप? कारणों को मैं बताने जा रहा हूं और कारणों को सिर्फ ऐसे सुनने के लिए मत सुनिएगा, उसको रिलेट करके लीजिएगा कि क्या उस कारण का कोई हिस्सा आपके पास आ रहा है, क्या आप उस कारण में शामिल हैं, उस तरीके से देखें। तैयार हैं आप? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। मैं आपको इन कारणों को बताने जा रहा हूं ताकि आप उन कारणों का बिल्कुल ध्यान रख सकें और ये चेक कर सकें कि कहीं वो कारण आपके साथ तो वैलिड नहीं है। पहला कारण, इनटेक ऑफ फैट इन योर डाइट। जो आप आहार लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं, उसमें फैट कितना होता है, कौन सा वाला होता है, उस पर भी आज मैं बात करूंगा। लेकिन कितना फैट होता है, कितना फैट आप अपने आहार में ग्रहण करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो एनिमल फूड में होगा, मीट में होगा, और यदि डेयरी के चीज की बात करें तो उसमें होगा। एनिमल फूड में, मीट में, चीज में होगा। और यदि आप ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल सीधा सीधा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है इनटेक के मामले में देखा जाए तो सैचुरेटेड फैट की बात करें। सैचुरेटेड फैट कहां पे मिलेगा? प्रोसेस्ड फूड में मिलेगा। और आजकल हम सारा कुछ जो खाते हैं मैक्सिमम प्रोसेस्ड होता है, तो प्रोसेस्ड फूड में सैचुरेटेड फैट मिलेगा। कुछ मीट्स में मिलेगा, डेयरी में मिलेगा, चॉकलेट्स में मिलेगा, बहुत सारे चॉकलेट में, बेक्ड गुड्स में मिलेगा। कोई भी बेक किया हुआ सामान होगा, बेकरी के यदि पसंदीदा कुकीज वुकीज खाने वाले व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा, तो बेकरी में मिलेगा। डीप फ्राइड आइटम्स में मिलेगा, कोई भी चीज को डीप फ्राई करके लेते हैं तो उसमें मिलेगा। और एक और चीज आप ग्रहण करते हैं, यदि खाने की बात चल रही है तो इनटेक ऑफ फैट जो मैं बता रहा हूं आपके डाइट में, तो एक और चीज है जिसका नाम है ट्रांस फैट। ये जो ट्रांस फैट है वो फ्राइड, डीप फ्राइड आइटम में मिलेगा, प्रोसेस्ड फूड में मिलेगा। और ये ट्रांस फैट लेने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको कोलेस्ट्रॉल सीधा सीधा बताया, एनिमल फूड में ले सकते हैं, मीट में ले सकते हैं, चीज में ले सकते हैं, इसको लिमिट करने की जरूरत है। सैचुरेटेड फैट को लिमिट करने की जरूरत है, ट्रांस फैट को सीधा ना कहने की जरूरत है। यहां तक तो बात हुई। अब एक और कारण है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और बढ़ता है, और वो कारण है मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट होना। यदि आप ओवरवेट हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बीएमआई जा रही है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ती है। यदि आपके पेट पे समृद्धि आ रही है, लव हैंडल्स निकल रहे हैं, तोंद निकलने की कोशिश हो रही है,
थोड़ा सा हल्का सा तोंद आना शुरू हो गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल की तरफ बात जा रही है। तो एक और फैक्टर मैंने आपको बताया। एक और फैक्टर आप लीजिए, और वो फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आपके घर में चला आ रहा है, अनुवांशिकता में चला आ रहा है, परिवार में किसी को हुआ था, कोलेस्ट्रॉल फैमिली में हिस्ट्री ही है कि कोलेस्ट्रॉल रहती है या हार्ट डिजीज होता है, तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ और भी ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम कभी ध्यान से नहीं देख पाते, या ऐसा सूझता नहीं है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। वैसे फैक्टरों में एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज है डायबिटीज। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आप डायबिटीज से चल रहे हैं, तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा है। डायबिटीज से कोलेस्ट्रॉल का संबंध है, और यदि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ये एक फैक्टर हुआ। एक और फैक्टर है कि यदि आपको लीवर या किडनी का कोई डिजीज है, कोई भी लीवर किडनी का यदि आपको तकलीफ है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसका लीवर से बड़ा लेना देना है, किडनी से बड़ा लेना देना है, और यदि वो फंक्शन ठीक से नहीं हो रही है तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा है। फिर महिलाओं के पास कुछ स्पेसिफिक हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा करके आजकल आपने पीसीओएस, पीसीओडी वगैरह का नाम सुना होगा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम की यदि बात की जाए तो उससे इसका कनेक्शन है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स हमने गिने। एक और फैक्टर मेरे ध्यान में आता है कि आप यदि थायराइड से प्रॉब्लमेटिक हैं, और स्पेशली यदि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है आपका, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा है। आपकी कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से बढ़ेगी। और कुछ दवाइयों की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। हम ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, कोई और चीज की दवाई लेते हैं, कुछ बहुत सारी दवाइयां चलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो सीधे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। इन दवाइयों में कुछ दवाइयों का नाम यदि समझें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात करें तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जो कारण हैं, कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारे कारण हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अब आगे की स्लाइड पे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे का स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, बुरा है, बुरा है, विलेन है, विलेन है, ये बहुत बड़ा विलेन है, बहुत खतरनाक चीज है। ये सबसे आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ट्रूली बैड? ये हमेशा बुरा नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है आपके शरीर के लिए। कोलेस्ट्रॉल की आपको जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है। बुरा तब है जब ये लिमिट से क्रॉस कर गया। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत एक सर्टेन मात्रा में है, क्योंकि बॉडी उसको बहुत सारी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका जो जो पूरी की पूरी शरीर का सबसे छोटा घटक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है कोशिका, सेल। सेल का जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी दीवार है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कितना बड़ा इस्तेमाल है आप समझिए। असंख्य कोशिकाओं से ये शरीर बना हुआ है। कोशिकाएं जो है शरीर की बेसिक इकाई हैं, यूनिट हैं, और उनके मेम्ब्रेन को, दीवार को, उसकी जो जो झिल्ली है उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का जरूरत होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण करता है हमारे शरीर में, जैसे ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन के अलावा ये टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल बनाने में मदद करता है, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। और ये जो है एडर्नल हार्मोन्स की उत्पत्ति में बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने का काम करने से लेके वो सारा कुछ करता है। इतना ही नहीं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिवली चलाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि कोलेस्ट्रॉल आपके पास नहीं रहे तो आपका मेटाबॉलिज्म, चयापचय की प्रक्रिया जो है, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिवली, इफिशियंटली नहीं चलेगी। तो कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है। मैं इस स्लाइड पे आपको ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म यदि ठीक से नहीं चलेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यदि मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं चला तो विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा।
विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, और ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगा, इसके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा विलेन नहीं है, हमेशा बुरा चीज नहीं है, बेकार चीज है, डेंजर है, खतरा है, वैसा नहीं है। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए, जब ये एक्सीड कर जाए बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, तब ये हानिकारक हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। और ये इतना डेंजरस हो जाता है, सिंपल तरीका है कि वो आपकी धमनी को, जहां पे आपका ब्लड वेसल पे सप्लाई चल रहा है, जिस पे आप जिंदा हैं, उसको ब्लॉक करने लगता है। और मैंने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ब्लॉक कर देता है। जो भी फूड एनिमल से आते हैं, सर्टेन कोलेस्ट्रॉल कंटेन करते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। एग भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, मीट पोल्ट्री हो सकता है, फिश हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल अपने साथ रखती हैं। हाई ब्लड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यदि हो, तो वो जो है पर्सन के एथेरोक्लेरोसिस बीमारी का जिम्मेदार बनता है। एथेरोक्लेरोसिस का मतलब कि वो जो है एक तरीके का हार्ट डिजीज का तरीका हो गया, जहां पे कि धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया और डिपॉजिट चालू हो गई, उसको एथेरोक्लेरोसिस कहते हैं। और ये जो बीमारी है, ये चीज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड भी बार बार बात करते हैं। लिपिड टेस्ट किया आपने, कोलेस्ट्रॉल जानने के लिए क्या किया, लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट की। तो लिपिड क्या होता है, व्हाट इज लिपिड? लिपिड एक फैटी सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है ब्लड में। एक फैटी सब्सटेंस है जो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए वो जो है जमना शुरू होता है। योर फैट्स, आइल, आपका हार्मोन, आपका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, ऑल आर लिपिड्स। लिपिड के मेजरमेंट से ये पता चलता है कि आपका हेल्थ रिस्क कितना है। आपका ट्राइग्लिसराइड जो हमने पिछले सेशन में समझा था, वो भी एक लिपिड है, और इसीलिए लिपिड प्रोफाइल जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें ये भी कवर हो जाता है। तो लिपिड क्लियर है और कोलेस्ट्रॉल क्लियर है। आप यहां तक क्लियर हैं? आगे बढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि फैट जो होता है, जब बार बार हम फैट की बात कर रहे हैं, तो फैट इज द मेन कल्प्रिट, यही मेन कंसर्न है। फैट से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। बट फैट के बारे में भी आप देखें तो आवर बॉडी नीड्स फैट, हमारे शरीर को फैट की जरूरत होती है, हेल्दी फैट की। किस बात के लिए जरूरत होती है? एनर्जी के लिए और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस, प्रक्रियाओं को चलाने के लिए। एनर्जी के लिए फैट की जरूरत है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए फैट की जरूरत है। तो फैट भी एकदम बुरा नहीं है। हेल्दी फैट शरीर को अनिवार्य है, जरूरी है। बट टू मच सैचुरेटेड फैट, टू मच ट्रांस फैट, ये जो सब गंदे वाले फैट हैं, ये जो है कोलेस्ट्रॉल का बिल्टअप शुरू करते हैं आपके आर्टरीज में, आपकी धमनियों में और ब्लड वेसल्स के अंदर। रक्त नलिकाओं में ये ब्लॉकेज शुरू करते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो आपने ये समझा कि ये जरूरी भी है, और यदि लिमिट से बढ़ जाए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ये फैट का कंजम्पशन हो, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसा हमने बताया, एलडीएल, एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड भी है, बैड भी है। अब गुड और बैड को नहीं समझते हैं, समझने की जरूरत है, और इसलिए ये स्लाइड मैं आपके साथ रखता हूं, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं कि गुड फैट वर्सेस बैड फैट क्या है। फैट की बात कर रहे हैं, आप बोले फैट, हेल्दी फैट अच्छा है, तो हेल्दी और अनहेल्दी क्या है? थोड़ा 3-4 स्लाइड इस पे डालते हैं और समझते हैं सरल भाषा में कि हेल्दी फैट क्या है। कैसे पहचाने कि जो फैट आप ले रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। एक बार यदि उसकी पहचान अच्छी दिमाग में बिठा ली आपने, तो आप हमेशा हेल्दी फैट लेंगे, बैड फैट लेंगे ही नहीं। तो बैड फैट वर्सेस गुड फैट सुनना चाहेंगे? शैल आई गिव यू सम डिटेल? गिव मी रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। गुड फैट, बैड फैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शैल वी स्टार्ट? सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, और कैसे पहचाने कि ये गुड फैट है, ये बैड फैट है। गुड फैट जो होता है
वो मेनली वेजिटेबल्स से आता है, सब्जियों से आता है, नट्स से आता है, सीड से आता है, और जो है मछली से आ सकता है गुड फैट। और गुड फैट में ब्रॉड कैटेगरी की यदि बात करें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं गुड फैट के। पहला जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको मोनोसैचुरेटेड कहेंगे और दूसरे को पॉलीसैचुरेटेड कहेंगे। मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, ये सब गुड फैट हैं। कहाँ मिलेंगे? नट्स में मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स जो ले रहे हैं उसमें मिलेंगे, सीड्स में मिलेंगे, सब तरीके की सब्जियों में मिलेंगे, इस तरह के फैट मिलेंगे। अब बैड फैट की बात करें तो बैड फैट कहाँ पे मिलेगा? ये वर्स्ट टाइप जो बैड फैट का है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। वो सबसे गंदा वाला फैट है, सबसे खतरनाक फैट है ट्रांस फैट। ट्रांस फैटी एसिड क्या करता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेज करता है और एचडीएल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को घटाता है। एचडीएल का काम था इस एलडीएल को हटा के चलता करना। इसने जो चलता करने वाला आदमी था उसी को घटा दिया, एलडीएल को बढ़ा दिया, बैड कोलेस्ट्रॉल का साम्राज्य हो गया, और जो अच्छा वाला आदमी था उसको मार के हटा दिया। तो बचा क्या? बुरा साम्राज्य बन गया, बैड कोलेस्ट्रॉल का साम्राज्य स्थापित हो गया। और ये आता कहां से है? तो ये सारे जो चटर पटर आप खाते हैं, जो टेस्टी फूड खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जो स्वादिष्ट फूड खाने की कोशिश करते हैं, जो करी का प्रॉब्लम है, जो आप जोमेटो स्विगी से मंगाते रहते हैं, वो सारा का सारा चीज इस तरीके का चीज करता है। पेस्ट्री की बात करें, कुकीज की बात करें, चिप्स की बात करें, वेफर की बात करें, केक की बात करें, फ्राइड आइटम्स की बात करें, समोसा वड़ा पाव की बात करें, ये सारा कुछ जो आप बात कर रहे हैं वो बैड फैट आपको दे रहा है। आपका फरसान, आपका नमकीन, आपका समोसा, आपका वड़ा पाव, बार बार तला हुआ कोई भी चीज आपको बैड फैट ला के दे रहा है और आप उस बैड फैट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप कैलकुलेट करके देखें कि आप कितना बैड फैट दिन भर में ले रहे हैं। तो ये गुड फैट बैड फैट की बात हुई। और इसको थोड़ा समझने के हिसाब से जाएं तो देखिए यहाँ पे हरा और लाल की टक्कर हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये गुड फैट वर्सेस बैड फैट वाली बात हो रही है। फैट जो है, 3 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए, मैक्रो, आई एम सॉरी, 3 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए, उसमें से फैट एक है। 3 क्या क्या है? कोई टाइप कर सकता है चैट बॉक्स में? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट जो अनिवार्य हैं शरीर के लिए, वो क्या क्या है? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। 3 जो हैं अनिवार्य मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जरूरी हैं शरीर के लिए। तो फैट जो है अनिवार्य मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक जो संतुलित आहार होगा आपका, बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, वो जो है इन सबको इंक्लूड करेगा। उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट होगा, 30% फैट होगा, 30% प्रोटीन होगा। 40 30 30 टोटल 100 हुआ। तो जो बैलेंस्ड डाइट है आपका, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो हेल्थफुल मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। ये जो 30% फैट की बात हुई, वो मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड होना चाहिए। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ये होना चाहिए। तो ये 40 30 30 आप सब लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है रेशियो आप याद रखें कि जब आपकी थाली सजे, जब आप कुछ खाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि 40 30 30 है क्या? 40 30 30 का रेशियो मेंटेन है क्या? पता चला आपने पूरा जो है कार्बोहाइड्रेट ही ले लिया या पूरा फैट ही ले लिया। अब फैट के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि उस 30 के अंदर क्या होना चाहिए। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होने चाहिए, मतलब मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। अब इसको और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे फैट का नाम सुनते रहते हैं बाजार में, फूफा फूफा बहुत सारा बताते रहते हैं, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, फुल कंफ्यूजन रहता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सिंपल लैंग्वेज ये है कि मोनोसैचुरेटेड फैट गुड फैट्स हैं। ये लोग क्या करते हैं? मोनोसैचुरेटेड वाले फैट्स, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करते हैं, कम करते हैं। आप यदि बादाम लेते हैं, अलमंड लेते हैं, ओलिव ऑयल लेते हैं, जिसको कि एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल आप कह सकते हैं, पीनट ऑयल लेते हैं, मूंगफली का तेल, कैनोला ऑयल, पीनट बटर भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसी चीज हो सकते हैं जो मोनोसैचुरेटेड फैट आपको देते हैं।
गुड फैट देते हैं। और पॉलीसैचुरेटेड फैट, जिसको ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में, कम करने में आपकी मदद करता है। ये कहाँ मिलेगा? तो वॉलनट्स में मिलेगा, जिसको आप मगज कहते हैं या अखरोट कहते हैं। कॉर्न के ऑयल में मिलेगा, सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में, पंपकिन के सीड में मिलेगा। इसीलिए आजकल देखिए लाइफ सीड्स कहते हैं, पंपकिन का सीड, इसका सीड, सूरजमुखी का सीड, बहुत सारे बीज जो हैं ऐसे रख के लोग जो है शहरों में और बड़े हाई क्लास तरीके से उसको बड़े बड़े पैकेट में आजकल बेचा जा रहा है और लोग बड़े तरीके से खा रहे हैं। आप भी खाते होंगे, ये और नो? कौन लोग खाते हैं? यस टाइप करें इन द चैट बॉक्स यदि आप वो सारे बीज खाते हैं आजकल, जिसको हम कहते हैं हेल्थ सीड्स। ये हेल्थ सीड्स क्यों खाया जाता है? इसलिए खाया जाता है कि पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ये हम कोलेस्ट्रॉल के टाइप को समझ रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल को टाइप को समझने के लिए हमने फैट को मेन कल्प्रिट समझा। और इसीलिए जरूरी है कि हम कल्प्रिट को समझें कि फैट जो है हमेशा कल्प्रिट नहीं है। कौन सा फैट आप चुनते हैं और कितना फैट आप ग्रहण करते हैं, ये जरूरी है। मैंने शुरुआत किया ये बता के कि फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फैट बहुत सारा जरूरी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैट एक अनहेल्दी फैट है। सैचुरेटेड फैट की यदि बात करें तो वो अनहेल्दी फैट है, स्वास्थ्यकर नहीं है। और ये फैट्स जो हैं ज्यादा करके सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। कभी भी आपका कोई ऐसा तेल है, कोई ऐसी चीज है, आपके घर में बहुत सारे वनस्पति ऑयल होते हैं जो सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी बिरयानी वगैरह लाई होगी अपने शहर के बेस्ट बिरयानी शॉप से। एक एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप यदि रिलेट होते हैं तो यस टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स। यदि आपने बिरयानी कभी लाया है किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से जो कि बहुत अच्छा बिरयानी बनाता है, स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है, वहां से आपने बिरयानी लाया, और बिरयानी जब लाया उसके 4-5 घंटे के बाद आपने उस बिरयानी को खाने की कोशिश की, तब तक आपने फ्रिज में रख दिया था, या फ्रिज में नहीं भी रखा था तो ऐसा छोड़ दिया था, और आपने लेट से उस बिरयानी को खाने का काम किया, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा सॉलिड सॉलिड जो है ऑयल की तरह चीज जम गया होगा। ऐसा जमा है क्या? किसी ने कभी नोटिस किया है? बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है। अब अंदाजा लगाइए कि वो जो जमा है वो सैचुरेटेड फैट है, और आप उसको हार्ड कोर ग्रहण कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आप बिरयानी गरम गरम लुत्फ लेके खा रहे थे उस रेस्टोरेंट का, तो वो सारा कुछ आप ऑलरेडी ग्रहण कर रहे थे। इतनी डेंजरस बात हो रही थी। और टीवी पे हमने कोई ऐड देखा है जिसपे ये कहते हैं कि बिरयानी और घर में बनाना, दैट मीन्स इट इज एन ओपिनियन दैट अच्छी टेस्टी बिरयानी घर में नहीं बन सकती और बिरयानी को ऐसे लेके आना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट जो बिरयानी बनाते हैं वो वाली बिरयानी बनाते हैं। और यदि आप बिरयानी हफ्ते में एक बार खाते हैं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप हफ्ते में 1-2 बार बिरयानी खाते हैं तो आप वो चीज ग्रहण करते हैं, और सैचुरेटेड फैट की बात हो रही है। सो क्या करना पड़ेगा? सैचुरेटेड फैट के लिए लिमिट कीजिए इसका। पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है, लिमिट कीजिए और अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाइए, क्योंकि आपको फैट जो लेना है वो उतना ही है। हमने बताया 40-30-30, आपको 30 ही लेना है। और जो 30 आप ले रहे हैं, यदि मान लीजिए कि आपके पास वक्त 1 ही घंटे का हो, तो 1 घंटे में आप अच्छा अच्छा काम करेंगे ना? अच्छा अच्छा काम करेंगे कि नहीं? आप यदि मान लीजिए कि किसी फीस्ट में, भोज में खाना खाने जाते हैं और वहां पे व्यंजन लगे हुए हैं, 150 व्यंजन लगे हुए हैं, पूरी टेबल पे व्यंजन डिशेज लगे हुए हैं। आप यदि प्लेट में इतना ही खा सकते हैं, आपको इतना ही खाना है, घर पे लेके नहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं? आपको जो चीजें ज्यादा पसंद है वही लेते हैं, कम पसंद वाली चीज नहीं लेते हैं। यस और नो? गिव मी अ रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आप हर चीज वो नहीं लेने लग जाते हैं। आप 4 रोटी और 3 रोटी और वो सब्जी और वो नहीं लेने लग जाते। आपके पसंद की चीजें आप उठाते हैं, और उतना ही उठाते हैं, बिकॉज आपको मालूम होता है कि आप इतना ही करने वाले हैं। आप क्वालिटी पे आ जाते हैं, अपने अपनी काम की चीज पे आ जाते हैं। उसी तरीके से आप जो है, यदि 30% ही आपका फैट का कंजम्पशन है,
तो 30% में क्या रहेगा ये आप तय कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सैचुरेटेड फैट को कम कर दीजिए, ना कह दीजिए, और आप जो है अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ा दीजिए। स्टार्ट टेकिंग मोर अनसैचुरेटेड फैट बट कीप दैट 30। और एक और चीज आपके नजर में ला दूं कि समर के समय में और अभी तो पूरे साल आइसक्रीम एक बहुत पसंदीदा चीज होती है, और सब लोग आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं और आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। हम सब खाते हैं, हमारे बच्चों के साथ खाते हैं, पेरेंट्स के साथ खाते हैं, कहीं पे आउटिंग में खाते रहते हैं। आइसक्रीम का मैं कहूंगा कि लेबल पढ़ना सीखिए। कोई भी आइसक्रीम लीजिए, अच्छे से अच्छे ब्रांड का लीजिए और लेबल पढ़िए। क्या आपको मालूम है कि एक यदि साधारण एक स्कूप यदि आइसक्रीम का लिया जाए तो वो करीब 250 से 350 कैलोरी जो है आपको सैचुरेटेड फैट का डेली अलाउंस दे देता है। 250 से 350 कैलोरी की बात हो रही है, जो करीब करीब आपके डेली अलाउंस जो है सैचुरेटेड फैट का, जो बॉडी को लेना चाहिए उसका हाफ है। 700 से ज्यादा, 650 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आप 350 400 ऑलरेडी एक स्कूप आइसक्रीम में ले लेते हैं। और क्या आप एक स्कूप आइसक्रीम खा के छोड़ते हैं क्या? ये सुनो, कितना स्कूप खाते हैं आप? एक एवरेज आदमी 2 स्कूप तो खाता ही है। शौकीन और ज्यादा दिल आ जाए तो ज्यादा भी खाता है, 2 तो कम से कम खाएगा। ये सुनो, कितना स्कूप आइसक्रीम आप खाते हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, कितना स्कूप आइसक्रीम खाते हैं आप? 2 टाइप कर रहे हैं सब लोग। लिंबू साहब कह रहे हैं कि पूरा खाते हैं। तो ये जो आइसक्रीम का जो सब्जेक्ट है, ये एक हिडन रिस्क है कि जब आप आइसक्रीम के शौकीन हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आइसक्रीम का कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके से संबंध है। कोलेस्ट्रॉल से संबंध निकालने के लिए हमने फैट को मेन कल्प्रिट माना, और अब फैट की बात कर रहे हैं और फैट के अंदर जाके सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं। तो यदि आइसक्रीम का 2 चम्मच आप खाते हैं तो आपका डेली अलाउंस जितना भी है सैचुरेटेड फैट का दिन का, वो आपने पूरा कर लिया। 1-2 चम्मच आइसक्रीम खा के अब बाकी का जो खा रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा हो गया, एक्सीड कर गया, अब प्रॉब्लम आएगी। एंड विदाउट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट, आप जो है आइसक्रीम के ऊपर जो है कोन पे सिरप्स डालते हैं, स्प्रिंकल्स डालते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके ऊपर डालते हैं, तो और भी मामला बिगड़ जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आइसक्रीम की लिमिट घटानी पड़ेगी। और बहुत सारे जो हम केक और पेस्ट्री लेते हैं जिसके ऊपर टॉपिंग्स होती हैं, आपके बर्थडे के केक के ऊपर जब जो नाम लिखा जाता है उस केक के ऊपर, जो लास्ट में डिजाइन बनाया जाता है, जो बॉर्डर बनाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है और घूमते रहता है, दे आर ऑल सैचुरेटेड फैट्स, दे आर ऑल ट्रांस फैट, डेंजरस फैट। तो इसलिए यदि हो सके तो आप उन चीजों को हटा दें और आप बेसिक वाला केक खाएं, बेसिक वाला पेस्ट्री खाएं, उन चीजों से दूर हो जाएं। इतना खतरनाक है। तो हमने यहां तक समझा अभी फैट के बारे में। अब समझते हैं फैट को थोड़ा और ज्यादा, और सैचुरेटेड फैट को समझने की बात करते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब हमने समझा। इन सैचुरेटेड फैट आपके पास पॉलीसैचुरेटेड है और मोनोसैचुरेटेड है, ये हमने समझा। अब लास्ट वन जो बचता है वो है ट्रांस फैट। अब ये जो भाई साहब हैं ट्रांस फैट वाले, इनको भी जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं। ये सबसे खतरनाक वाले फैक्ट हैं, सबसे खतरनाक वाले, मोस्ट हार्मफुल भाई साहब हैं ये। इनका नाम है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है क्या करता है, तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेट कर देता है आपके शरीर को, जो कि हार्ट डिजीज से सीधा लिंक है, स्ट्रोक से लिंक है, डायबिटीज से लिंक है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज एंड कैंसर। सारे के सारे क्रॉनिक कंडीशंस यदि आपके बनते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ते हैं। और ये जो भाई साहब हैं ट्रांस फैट, ये सीधे सीधे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। ट्रांस फैट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा? आपके टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप तेजी से
प्री डायबिटिक हो जाते हैं और फिर आप डायबिटीज बन जाते हैं। तुरंत आप प्री डायबिटिक होते हैं और फिर डायबिटिक बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। इसका मतलब हुआ कि शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करता, बोलता नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन की जरूरत में वो कहता है नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके घर में जब बच्चा रूठ जाता है, कभी आपने डांट पिला दी, कोई बात मना कर दिया तो बच्चा रूठ जाता है, और रूठने पे बच्चे को आप कुछ खाना दें, कोई बात कहें तो बच्चा कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसको भूख लगी है लेकिन वो कहता है नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? वो ऐसा क्यों कहता है नहीं चाहिए? बिकॉज वो रेजिस्ट करता है, वो नाराज है, नहीं चाहिए उसको। सेम उसी तरीके से ट्रांस फैट आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। अब शरीर में इंसुलिन तो सही मात्रा में बन रहा है, समय पे बन रहा है, लेकिन जहां पे इंसुलिन की जरूरत है वहां पे रेजिस्ट कर रहा है, नहीं यूज कर रहा है, और वो आपको टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बहुत तेजी से लेके जाता है। हर 2% की बात की जाए यदि, तो एवरी 2% कैलोरीज फ्रॉम ट्रांस फैट कंज्यूम डेली, हार्ट अटैक का रिस्क जो है, हार्ट डिजीज का रिस्क जो है 23% बढ़ जाता है। याद रखें, दो फिगर मैं दे रहा हूं, 2% एंड 23%। यदि आपका कैलोरी ट्रांस फैट से जो आ रहा है वो यदि कंज्यूम करने का चीज 2% से बढ़ जाए, ओनली 2%, तो हार्ट डिजीज का रिस्क 23% से बढ़ जाता है। अब इसको जरा कैलकुलेट करके देखिए, इसको सिर्फ आपको 8% तक लेके जाना है। 8% लेके गए तो हार्ट अटैक और हार्ट बीमारियों का रिस्क जो है सीधा 100% बढ़ गया। 2% 23%, 8% बढ़ा दिया आपने तो सीधा सीधा हो गया। अब उसके बारे में सोचिए, स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है, आप देखिए, जिसमें चिप्स हैं, वेफर हैं, ये तेल है, वो तेल है, ये साल्ट है, वो साल्ट है, नमकीन है, वेफर है, आप खाए जा रहे हैं और आप एकदम बढ़िया से ट्रांस फैट का सेवन कर रहे हैं, वड़ा पाव, समोसा, ये वो, आप बहुत सारा चीज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आप उसको बढ़ा रहे हैं, 8% की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप कितने रिस्क में प्रवेश कर रहे हैं, मैं बता के ये बताना चाहता था। लेकिन हमने बहुत सारा वेराइटी वेराइटी समझ लिया। अब जरा इन फैट्स को टेबुलेट करके एक स्लाइड में देख लेते हैं, और वो स्लाइड ये रहा आपके सामने। अभी तक हमने कोलेस्ट्रॉल को समझ लिया, लिपिड को समझ लिया, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, सब कुछ समझ लिया। गुड फैट बैड फैट समझते समय सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, सब कुछ समझ लिया। अब वो लास्ट वाले भाई साहब जो थे ट्रांस फैट, उनको भी समझ लिया। तो सब क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स यदि सब कुछ क्लियर है तो। एक बार समराइज कर देना है इस इमेज के साथ, जहां पे आपको फैट के टाइप लिखे हुए हैं 3, और 2 टाइप को, पहले दूसरे को रेड से क्रॉस किया हुआ है, उसको अवॉइड करें। ट्रांस फैट को बिल्कुल बंद कर दें, सैचुरेटेड फैट को कम करें, लिमिट में रखें, और अनसैचुरेटेड फैट जो है उसको जो है आप ज्यादा प्रेफर करें, और 30% में उसकी मात्रा ही ज्यादा रखें। सब लोग क्लियर टाइप कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। और ये जो है हमने फैट को समझा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सारा ज्ञान तो हमने लिया, इसको हम अप्लाई कैसे करें अपने आप में। अप्लाई तो करना चाहिए ना, ज्ञान लेके क्या फायदा यदि उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़े? हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज फॉर योरसेल्फ। अब आपको ये मालूम है कि टू मच कोलेस्ट्रॉल विल क्रिएट प्रॉब्लम। आपको ये भी मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है लिमिट में, बट टू मच यदि हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज इन योर बॉडी। ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम करेगा। तो इसको कैसे अप्लाई करें इस चीज को? तो पहला है, द फर्स्ट स्टेप टू इवेल्युएट द रिस्क। अपने रिस्क को इवेल्युएट करें कि आपका रिस्क कितना है। आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है क्या? आप ट्रांस फैट लेते हैं क्या? आप बहुत सारा फैट लेते हैं क्या? आप ये करते हैं, वो करते हैं, सबको कैलकुलेट करें। और रिस्क फैक्टर देखें कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, सब कुछ कैलकुलेट करें। आप आज कहां पे खड़े हैं, वेयर डू यू स्टैंड टुडे, उसको चेक करें। और इसके बाद करंट रीडिंग अपनी निकालें, टेस्ट करवाएं। क्या टेस्ट करना है? क्या टेस्ट करना है? टाइप करें इन द चैट बॉक्स। क्या टेस्ट करना है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है, सिंपल ब्लड टेस्ट करना है, लिपिड प्रोफाइल। और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछें,
फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में पूछें, इन सब चीज़ों का सवाल पूछें, और यदि सबके आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं और गड़बड़ मिल रहे हैं तो आप जरूर टेस्ट कराएं। यदि आप 40 साल से ऊपर हैं तो जरूर टेस्ट कराएं। यदि फैमिली हिस्ट्री है 20 साल के भी हैं तो जरूर टेस्ट कराएं। पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ है तो जरूर टेस्ट कराएं। इस तरीके से आप लिपिड प्रोफाइल में आ जाएं और उसको टेस्ट करें तो ये बात होगी। और क्या करें, इसको अप्लाई कैसे करें? तो डेल्स थियरी को आप इस्तेमाल करें। ये एक डेल्स थियरी है जो मैंने बनाई है, और डेल्स थियरी का पर्पस होता है कि डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, डेल, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, डेल्स। एंड स्ट्रेस के साथ साथ एस स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्लीप। यदि स्लीप पूरी होगी तो इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम होगी, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आएगी, और सप्लीमेंट होगा तो बहुत सारा चीज आप इसको बेहतर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो डेल्स थियरी को यदि आप अपनाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस करने में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। डेल्स थियरी पूरी की पूरी लाइफ आपको इस्तेमाल करना है, और इसीलिए डेल्स थियरी को वंस एंड ऑल समझ लिया आपने, आप डेल्स थियरी पे काम करें तो ये जितने भी अभी हमने फैट के टाइप समझे, ये समझे, वो डेल्स थियरी के बाद वो आप ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू आप ले ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक ग्लास का पानी दिया जाए और पानी में कुछ गंदा तैर रहा हो, क्या आप ले पाएंगे? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। पानी आपको ग्लास में किसी ने दिया और पानी पे कुछ गंदे तैर रहे थे, तो आप ले पाएंगे? लेंगे कि फेंक देंगे? गिव योर रिस्पॉन्स। आप नहीं लेंगे, सब लोग टाइप कर रहे हैं नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो उसमें गंदा तैर रहा है जो मुझे नहीं लेना है अंदर। चूंकि आपको मालूम है कि वो गंदा तैर रहा है जो आपको अंदर लेना ठीक नहीं है, इसलिए आप नहीं लेंगे। लेकिन ये जो फैट वाली पूरी प्रकरण हमने समझी, बैड कोलेस्ट्रॉल वाली बात समझी, ये आपको मालूम नहीं है। चूंकि मालूम नहीं है तो आप बेहतर तरीके से ले रहे हैं, बिकॉज आप उसकी अच्छी चीज ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, डिलीशियस है, स्टाइल है, उसका अरोमा है, उसका फ्लेवर है, वो आप ले रहे हैं। तो इसलिए एक बार जब आप डेल्स समझ जाएंगे तो आप जो है इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब ये कोलेस्ट्रॉल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसको आप देखें और समझें कि इस तरीके की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, और जब होती है तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। जिसको मालूम होता है उसको भी, और जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है उसको भी, नहीं होता है उसको भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि इससे बढ़ेगा क्या, इससे घटेगा क्या। तो मैं अभी अगले 1-2 मिनट में आपको कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ बातें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेना चाहते हैं एग के बारे में, अंडे के बारे में। बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं अंडा खा सकता हूं यदि कोलेस्ट्रॉल हाई है? तो ये सवाल अक्सर होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो हमेशा इस बात में सस्पिशियस रहते हैं और इंक्विजिटिव रहते हैं कि क्या अंडा खाना ठीक है मेरे लिए, खासकर उसका पीला वाला यॉक जो होता है। क्योंकि वो जो पीला वाला हिस्सा होता है वो जो है कोलेस्ट्रॉल में की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, वो रिच इन कोलेस्ट्रॉल होता है। बट आंसर है कि इट शुड बी फाइन, आप इसको खा सकते हैं। क्योंकि मोस्ट पीपल, आप ऐसे 10 अंडा तो खाते नहीं है, आप एक अंडा खा रहे हैं, कभी 2 अंडा खा रहे हैं। तो जो एक अंडा खा रहे हैं उसमें आप खा सकते हैं पीला यॉक के सहित, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो अंडे में जो होता है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे, उसको ज्यादा परेशान नहीं करता। ज्यादा जरूरी है कि आप सैचुरेटेड फैट पे कंट्रोल करें अंडे के बजाय। लेकिन यदि आप अंडे का कड़ी बना के खा रहे हैं, अंडा कड़ी, और उसी अंडे को आपने जो है पूरा जो है 3 बार फ्राई किया हुआ है और अंडा कड़ी का रेसिपी बनाई गई है, तो उसको जो है उसके आउटर लेयर पे जो कहानियां हुई हैं, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सीन। एक किसी तरीका और एक पॉइंट आपको देता हूं, और वो है कॉफी को रिलेटेड लेके। कॉफी क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए बैड हो सकता है? कॉफी का कोलेस्ट्रॉल से कोई संबंध हो सकता है? यद्यपि कॉफी के अंदर
कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कॉफी डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, बट फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, शूट करता है, कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का पदार्थ होता है कॉफी के अंदर, उसके कॉफी के आइल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है और उस पदार्थ का नाम है डिटरपेन्स। जो डिटरपेन्स नाम का पदार्थ होता है कॉफी के अंदर, वो जो है बॉडी के एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन होने के प्रक्रिया को सप्रेस कर देता है और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लगता है। स्पेशली कॉफी का जो डिटरपेन्स नाम का जो चीज है, वो जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम का जो चीज है उसको, और जो एलडीएल नाम का चीज है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको उनके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कॉफी यदि आप एक पीते हैं, कॉफी वाले हैं, बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि कॉफी के शौकीन है और बहुत कॉफी पीते हैं, दिन भर ऑफिस में कॉफी पीते रहते हैं, कॉफी पे कॉफी करते हैं और कोलेस्ट्रॉल वाली हिस्ट्री रखते हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है। और समझते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी का सवाल हो सकता है कि सॉल्ट का कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है, नमक का कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है। तो मैं कहूंगा कि यदि बहुत सारा नमक आप खाते हैं या सॉल्टी स्नैक्स लेते हैं, सॉल्टी चीजें लेते हैं, अचार, पापड़, पिकल, ऐसी चीजें बहुत सारा लेते हैं, नमकीन, फरसान, ऐसी बहुत सारी चीज खाते रहते हैं, हाई सॉल्ट फूड यदि आप लेते हैं, या किसी किसी के यहाँ घर में सब्जियों में बहुत नमक डाला जाता है, कुछ लोग नमक का एक पॉट छोटा सा डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, हर बात में नमक को स्प्रिंकल करते रहते हैं। यस और नो करते हैं कि नहीं? नमक को स्प्रिंकल करते रहते हैं। कुछ लोग एक मिर्च खानी होती है तो भी इतना नमक रखते हैं और मिर्च को नमक में टच करा करा के खाते रहते हैं। कुछ लोग जैसे कॉर्न, भुट्टा वगैरह खाते हैं तो बहुत सारा नमक डाल डाल के खाते रहते हैं। तो नमक के बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हो सकते हैं जहां से आप लेते हैं, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादा नमक हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ये ऐसा क्यों? आप कभी कभी अनजाने में भी खाते रहते हैं। जैसे आप यदि वेफर के शौकीन हैं, चिप्स के शौकीन हैं, नहीं भी शौकीन है, तो कभी कभी हम जब ट्रैवल करते रहते हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, अपने कार में, रोड में, तो वेफर खरीद लेते हैं, चिप्स खरीद लेते हैं और खाते रहते हैं। उसमें हाई लेवल ऑफ सॉल्ट होता है। कॉर्न का चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, कोई भी वेफर है, फरसान है, प्रोसेस्ड मीट यदि आप यूज करते हैं, प्रोसेस्ड मीट बहुत सारे लोग आजकल यूज करते हैं बिकॉज ऐप डिलीवरी का सिस्टम है। प्रोसेस्ड मीट में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव भी है और प्रिजर्वेटिव के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट एक टेस्ट बड का भी काम करता है। जितना नमक डाला जाएगा उतना आप उसको बार बार खाते रहेंगे। देखिएगा कभी आपके पास कोई ऐसा चखना वाले लोग बता सकते हैं कि कोई एक पीनट लिया, खाया, तो बार बार खाने का मन करेगा। आपने कुरकुरे उरकुरे टाइप के कोई नमकीन खाए होंगे, तो एक आप खाएंगे, फिर अगली बार फिर से खाने का मन करेगा, फिर से खाने का मन करेगा। कोई भी नमकीन, चकली, वेफर, आप नोटिस कीजिए, किसने नोटिस किया है कि जब आप एक बार खाते हैं तो बार बार आपका हाथ अपने आप चलते रहता है, अपने आप लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमक ही है जो आपको एडिक्टिव बनाता है। वो नमक उतना उसमें होता है। तो ये सारे फूड मिनिमम मात्रा में लिए जाएं। अब एक और चीज मैं आपको देना चाहता हूं, और वो चीज है शुगर। शुगर का कोलेस्ट्रॉल से सीधा संबंध है। जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो लीवर क्या करता है? ज्यादा एलडीएल बनाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है। और इतना ही नहीं, एचडीएल को कम कर देता है। जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो लीवर एलडीएल ज्यादा बनाने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और आपकी जो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला बंधु हैं एचडीएल, उनका कम कर देता है। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो शुगर से आपको मिलता है वो भी बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर काम करता है। वो तो कोलेस्ट्रॉल छोड़िए, ट्राइग्लिसराइड को भी सूट करता है। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल, यदि ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाया तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है उसका सीधा सीधा रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ पे उसका असर आता है। अब एक और पॉइंट लेना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगा, मैंने आपके लिए जॉट डाउन किया है, और वो ये कि हम दारू पीने वालों की जरा बात कर लें, शराब की बात कर लें, अल्कोहल की बात कर लें। सो ड्रिंकिंग अल्कोहल रेजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर ब्लड। यदि आप शराब पीते हैं या शराब पीने के शौकीन हैं, या
जो लोग भी शराब पीते हैं, क्योंकि शराब जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को शूट करता है, और जब ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका हाई हो गया तो ये जो है लीवर में बिल्टअप बनाता है, जो फैटी लीवर डिजीज नाम से जाना जाता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। और तब ये लीवर कम काम करता है, नहीं काम करता है, बढ़िया से काम नहीं करता, और तब ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं कर पाता फ्रॉम ब्लड। लीवर का काम था उसको रिमूव करना ब्लड से, वो नहीं कर पाता है, फैटी लीवर हो गया है, अस्वस्थ लीवर हो गया है, और तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज होना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है। 9 बज गया है और मैं आपसे 5 मिनट और लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे 2-4 पॉइंट्स बचे हैं। क्या आपकी अनुमति है? 5 मिनट और हम लोग चल सकते हैं सेशन में? गिव मी योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो अल्कोहल, यदि शराब का कोई चीज है, आप समझें कि शराब का उससे संबंध नहीं है, और किसी का यदि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और उसके बाद यदि वो ड्रिंकर हैं, तो फिर कनेक्शन ज्यादा खतरनाक है और उसको लेने की बात है। थैंक यू फॉर योर परमिशन, और हम ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। और अब 5 थिंग डेली हमने बताई थी आपको पिछली बार, और 5 थिंग डेली मैं बता रहा हूं, इसको आप फॉलो करें। यदि आपके पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो, बहुत बढ़ा है तो, नहीं बढ़ा है फैमिली हिस्ट्री है तो, और नहीं बढ़ा है फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है तो भी, यदि आप ये 5 चीज फॉलो करें तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल चेक में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। और वो 5 चीजें क्या क्या हैं उसको समझते हैं। 5 थिंग्स यू कैन डू डेली। हर दिन 5 चीज ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहे, कम रहे, घटे। सबसे पहली चीज है आपका सिनामॉन। सिनामॉन मतलब दालचीनी। इसके अंदर सिनामल डिहाइड नाम का एक पदार्थ होता है, और उसका जो काम होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को लोअर करने का होता है। कैसे लें? तो बहुत सिंपल है, इसका पाउडर इस्तेमाल करें, 2 चुटकी, 5 चुटकी, 2 ग्राम, 5 ग्राम। कैसे करें आप अपना टेस्ट के हिसाब से तय करें। दूसरा चीज है अगेन आपका एलिसिन, गार्लिक। कैसे इस्तेमाल करें? जैसे भी आप कर सकते हैं, छील के सीधा चबा जाएं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो चीज है ये अनार की बात है। अनार जो है पोमोग्रेनेट, आप हर दिन, प्यूनिसिक एसिड है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, और प्यूनिसिक एसिड का काम है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को घटाए, और एचडीएल को, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको प्यूनिसिक एसिड बढ़ाता है। और आप जितना ही अच्छे लोगों को बढ़ाएंगे, बुरे लोगों को कम करेंगे, साम्राज्य बेहतर होगा, बिकॉज एचडीएल का काम है इस एलडीएल को हटाना। तो ये उस तरीके से काम करेगा। हाउ टू टेक? सीधा छिलें, दाना निकालें और दाने को चबा चबा के खाएं, जूस निकाल के नहीं करें। इसके अलावा फेनुग्रीक, मेथी मैंने आपको बताया था, मेथी हर दिन आप ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच की जरूरत है। कोई भी मेथड से ले सकते हैं, बट सिंपल मेथड है कि आपने इसको पानी में डाला, सुबह में उस पानी को भी पी लिया और उसको चबा के खा लिया, जो उसमें 1 चम्मच सामान था। और इसके मेथी के बहुत सारे और डिश बन सकते हैं, लड्डू बन सकता है, कुछ और चीज बन सकता है। और जो 5वां चीज है हर दिन करने वाला, वो नोनी है। आप नोनी का इस्तेमाल करें, नोनी का सेवन करें, और नोनी का जो जूस है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो आपको कंसंट्रेट बहुत बढ़िया इसके अंदर रिजल्ट देगा, क्योंकि नोनी के अंदर एक 09 नाम का पदार्थ होता है जो इस पे काम करता है। और अब समझते हैं कि योगा और प्राणायाम, श्वास लेने वाले जो प्राणायाम होते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज एंड योगा, किस तरीके से बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यदि आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की संभावना है, फैमिली में इस तरीके का हिस्ट्री है, या फिर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फैटी ज्यादा चीज लेते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 7 योगा एक्सरसाइजेज, 7 योगा आसनास, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत जबरदस्त मदद करेंगे। और उस योगा के पोजेस भी मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए हैं, 7 योगा पोजेस। पहले तो 2 नीचे वाली देख लीजिए, एकदम लास्ट वाली, जिसमें कपाल भाती और अनुलोम विलोम लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली श्वास की प्रक्रिया है, और जो है आपका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है।
कुछ लोगों का मानना है कि यदि इसको आप बढ़िया तरीके से करते हैं आधा घंटा 20 मिनट, तो आपको जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और आप तेजी से उसको नीचे ला सकते हैं बिना मेडिसिन के, अपनी डाइल्स को ठीक करके, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। अब कुछ योगा की मात्रा पोजेज जो हैं वो सर्वांग आसन है, वज्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तासन है और शलभासन है। ये जो हैं 5 हैं और जो 2 हैं वो श्वास वाली चीज मैंने बोली, कपालभाति और अनुलोम विलोम। और बहुत सारे सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। एक जो बेहतरीन सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा, वो सप्लीमेंट का नाम है एक्टी लाइफ। इसको कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के लिए लिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कह सकते हैं आप। ये एक्टी लाइफ एक सप्लीमेंट है जिसके पास कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और ये जो कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स हैं, ये जो है 2 तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग, जो इसके अंदर इस कैप्सूल में मौजूद हैं और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। जो दूसरा चीज आप ले सकते हैं वो है नोनी। और नोनी के लिए आप नोनी का व्हाट यू कॉल इज कंसंट्रेट ले सकते हैं और ये नोनी कंसंट्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनी का जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिशियल गुण होता है जो लिपिड के पूरे हेल्थ के लिए, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे होमोसिस्टीन हो, चाहे वो एलडीएल को कम करना हो, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, वीएलडीएल को कम करना हो, सब चीज के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। ओमेगा 3 एक बहुत जाना पहचाना चीज है जिसको कि कोई भी हार्ट डिजीज के लोगों को जरूर रिकमेंड किया जाता है। तो आपका यदि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ज्यादा होने की संभावना है, आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो है के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट ले सकते हैं आप जिसका नाम है फ्लैक्सीड से बना हुआ, ओमेगा 3 फ्लैक्सीड की बात हुई और ये मैं ओमेगा 3 बता रहा था, आई एम सॉरी। अब जो है फ्लैक्सीड के अलावा जो है और भी क्या ले सकते हैं आप, तो आप बहुत सा कुछ ले सकते हैं। एक तो आप एप्पल सिडर विनेगार ले सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगार को कैसे लें, तो आप जो है 1 चम्मच एप्पल सिडर विनेगार लें, वार्म वाटर लें, गुनगुना पानी, और उसमें उसको मिक्स करें और उस गिलास को पी लें। दैट कैन वर्क यू गुड। आंवला बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि आप आंवला, अभी आंवले का सीजन है, आप यदि रेगुलर आंवला यूज करते हैं, आंवले का जूस लेते हैं, आंवले का कोई तरीका लेते हैं, तो आंवला बहुत अच्छा काम कर सकता है। ग्रीन टी यदि आप ले सकते हैं, ग्रीन टी के शौकीन हैं तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और यस, हार्ट पेशेंट कैन यूज, यस तपन मंडल जी, हार्ट पेशेंट कैन यूज, तो ये हुआ। इसके अलावा आप जो है सॉल्यूबल फाइबर पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। सॉल्यूबल फाइबर, अब सॉल्यूबल फाइबर कहाँ पे मिलेगा? राइस ब्रान में मिलेगा। राइस का तो हम वो ब्रान फेंक देते हैं, भूसी को फेंक देते हैं। हम राइस का पॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करते हैं और राइस का उस भूसी से तेल निकाल के राइस ब्रान ऑयल आपको दिया जाता है बाजार में। लेकिन राइस का जो रॉ तरीका होगा उसमें आपको सॉल्यूबल फाइबर मिलेगा ब्रान में, भूसी में। उसके अलावा आपको जो है और भी बहुत जगहों पे आपको चीजें मिलेंगी, जैसे साइट्रस फ्रूट यदि आप लेते हैं, संतरा, मौसमी, इस तरीके के साइट्रस फूड, तो उसके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। सबूत अनाज, जितना भी सबूत अनाज आप खाएंगे उस सब में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। सीड्स में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। जितने भी बीज आप ले रहे हैं, द्विदल ले रहे हैं, उसमें आपको सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। आप मूंग ले लें, आप राजमा ले लें, आप इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सब सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब सॉल्यूबल फाइबर क्या करते हैं, तो सॉल्यूबल फाइबर आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको, उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। और इसीलिए सॉल्यूबल फाइबर रॉ फॉर्म में आप जितना ले सकते हैं और इन सब चीजों से आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताऊंगा जो आप कर सकते हैं और वो चीज है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग थेरापी, यदि आप जानते हो, डॉक्टर पीयूष सक्सेना इसके प्रणेता हैं और इंटरनेशनली ये काफी पॉपुलर चीज है। आप गूगल करेंगे क्लिनजिंग थेरेपी, आपको मिलेगा। और आप किसी भी नेक्स्ट मनी के वेलनेस एडवाइजर को संपर्क करेंगे तो आपको जो है क्लिनजिंग थेरेपिस्ट और वेलनेस एडवाइजर्स हमारे पास जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं और क्लिनजिंग थेरेपी करवा सकते हैं। क्लिनजिंग थेरेपी सिर्फ 16 घंटे की थेरेपी होगी
जो आप आज दोपहर के बाद शुरू करेंगे और दूसरे दिन 11 बजे तक खत्म हो जाएगी। और सिंपल सा आप खुद कर सकते हैं, कुछ खर्च नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। और आप क्लींजिंग थेरेपी यदि करें तो आपकी पूरी एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो पूरी की पूरी दूसरे दिन आपके टॉयलेट से वो पूरा का पूरा निकलने का बात हो रहा है। और यदि आप महीने में, 2 महीने में 1 बार क्लींजिंग थेरेपी कर रहे हैं, साल में 3 बार भी यदि क्लींजिंग थेरेपी आप कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर रहे हैं और आपकी शरीर तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही बताएगी कि कितना फर्क पड़ गया। आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्फूर्ति, आपका आपका हेल्थ पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आप रिजुविनेट हो गए, रीसेट हो गए। तो ये जितने भी सप्लीमेंट की बात मैं आपको बता रहा था, ये सारे सप्लीमेंट, ये सारे के सारे सप्लीमेंट गोयंग के प्रोडक्ट्स हैं। और ये गोयंग का प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जो एक R&D के साथ बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको डेवलप किया जाता है। अच्छे खासे क्वालिटी पैरामीटर्स और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के साथ ये प्रोडक्ट होते हैं। और ये प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं कहीं पे भी। ये अमेजॉन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, जियो मार्ट में अवेलेबल है, बिग बास्केट में, 1mg में, हर स्टोर में जहां पे भी आप ऑनलाइन इसको ढूंढेंगे ये मिल सकता है। और ये नेक्स्ट शॉपी में भी आपके अवेलेबल है। लेकिन यदि आप नेक्स्ट शॉपी में लेते हैं तो आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। और वो डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड पॉइंट जो होगा वो आपको बेस्ट मिलेगा, जिससे आपको और भी चीजें होंगी। नेक्स्ट शॉपी ऑलरेडी आप ऐप में हैं, आपने यदि ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है तो जरूर एक्टिवेट करें और इसको डिस्काउंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जब इसको लेते हैं तो आपको बहुत तरीके के बेनिफिट मिलते हैं, आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है और आपका वॉलेट जो होता है वो वापस रिवॉर्ड पॉइंट से भरता रहता है। जितना आप स्पेंड करते हैं उतना रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता रहता है। तो नेक्स्ट शॉपी यदि आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, या आपने किसी अपने मित्रों को नहीं कराया है, तो ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और गूगल इसमें भी अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों को करवा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की। और अब जो है, मैं इस सेशन के एंड स्लाइड पे हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने 10 मिनट 12 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया और पूरे सेशन को कंप्लीशन पे लिया। थैंक यू सो मच। और हम लोग फिर अगले संडे को एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगले संडे को 8 PM हम फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, आप बिल्कुल मास्क के साथ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।